हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स पे, हिस्टोरिकल फिगर पे वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिनको जीते जी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाई, इन्हें हाथ नहीं लगा पाई। बिल्कुल, हम चंद्रशेखर तिवारी जी के बारे में बात कर रहे हैं। वेट अ मिनट, मैम ये चंद्रशेखर तिवारी कैसे हुए? बिल्कुल, इनका एक्चुअली नेम जो था वो चंद्रशेखर तिवारी था। फिर ये आज़ाद सरनेम कहाँ से आया, क्या कहानी थी इसके पीछे, उस कहानी को आज हम समझते हैं। तो हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, जिनके बहुत ही प्यारे कोट्स हैं, जिनके बहुत ही प्यारे स्लोगन्स हैं। अब भी जिसका खून न खौले वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश के काम न आ जाए वो बेकार जवानी है। इसके अलावा आप देखेंगे, डोंट सी अदर डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे बिकॉज सक्सेस इज फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। मुझे ये स्टेटमेंट इनका बहुत पसंद आया। आई थिंक आपको भी पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट बहुत पसंद आएगा आज़ाद जी का। आई बिलीव इन अ रिलीजन दैट प्रोपगेट फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। वो एक ऐसे धर्म के ऊपर आस्था रखते थे जो आज़ादी, समानता और भाईचारे की भावना पैदा करता हो। इनका एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो मुझे लगता है वो ये, अ प्लेन इज ऑलवेज सेफ ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियस सी बात है, कोई प्लेन है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो वो हमेशा सेफ रहेगा जब तक वो अपनी ऊंचाइयों को हासिल ना कर ले। जब तक वो उड़ना नहीं शुरू करेगा तो पता नहीं चलेगा ना उस प्लेन का। हमेशा वो सेफ ही रहेगा। अ प्लेन इज ऑलवेज सेफ ऑन द ग्राउंड बट इट इज नॉट मेड फॉर दैट। ऑलवेज टेक सम मीनिंगफुल रिस्क इन लाइफ टू अचीव ग्रेट हाइट। तो ये बहुत सारे और बहुत प्यारे कोट्स जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिए गए हैं। आइए ऐसे हिस्टोरिकल फिगर के बारे में, ऐसे फ्रीडम फाइटर के बारे में आज हम बात करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जिसके कमेंट में आप मुझे आंसर करके बताइएगा। पीडीएफ हमारी वेबसाइट से मिलेगी, लेकिन वंस अगेन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जिससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकें। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रशेखर तिवारी, जिनको हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही शानदार फ्रीडम फाइटर रहे हैं। जीते जी पुलिस इनको हाथ भी नहीं लगा पाई। आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भवरा गांव, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। इनके फादर का नाम पंडित सीताराम तिवारी होता है और माता का नाम जग रानी देवी होता है। अब पिता और पुत्र की अक्सर घरों में भी नहीं बनती। आपने देखा होगा जब पिता मतलब पुत्र बड़ा हो जाता है, बेटा जब बड़ा हो जाता है तो एक डिस्टेंस आ जाता है। वो अपनी जो बातें हैं वो अपनी मदर को बोलता है, पापा को नहीं बोलता है ना, एक रहता है। तो यहाँ पर भी पिता के साथ इनकी कुछ बनी नहीं, जिसके कारण ये घर छोड़ के मात्र 13 साल की उम्र में चले गए। और उस समय जलियांवाला बाग मैस्कर भी हुआ था जिससे काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित हुए थे और वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन लोगों के लिए जिनकी जान इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में चली गई है। और चले जाते हैं घर छोड़कर ट्रेन में बैठ के बॉम्बे। अब बॉम्बे पहुंचते हैं और मात्र 15 साल के होते हैं उस समय, और गांधी जी का असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो चल रहा होता है और उस मूवमेंट के साथ ये जुड़ जाते हैं। इनकी जो अर्ली एजुकेशन होती है वो भवरा विलेज में ही होती है, पास के स्कूल में ही होती है। उसके बाद संस्कृत की विद्या लेने के लिए, संस्कृत की स्टडी करने के लिए और हायर एजुकेशन को लेने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस में चले जाते हैं। एट द वेरी यंग एज चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, उसमें ज्वाइन हो जाते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं जलियांवाला बाग मैस्कर के अगेंस्ट। और पहली बार इन्हें जेल में भेजा जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो है इन्हें कैप्चर किया जाता है और जेल में भेजा जाता है। लेकिन 15 साल के हैं, ये 15 साल के हैं, मतलब माइनर कैटेगरी में है, तो लंबे समय तक इन्हें जेल, फांसी, काला पानी इस तरीके की सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसलिए उन्हें कुछ बुक्स में बोलते हैं कि 23 वीक्स ऑफ जेल इनको दिया जाता है, कहीं कहते हैं कि 15 कोड़े लगाने की सज़ा दी जाती है। इस तरीके से अलग अलग डेटा हमें मिलता है। ठीक है। तो जब इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं आज़ाद मेरा नाम है।
फिर पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम, फादर का नाम क्या है, तो बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मेरे फादर का नाम है। और पूछा जाता है कि आपका घर कहाँ है, तो कहते हैं जेल खाना, जेल मेरा घर है। और इस बात को सुन के जो है वो अंग्रेज़ और जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं। और जब नाराज़ हो जाते हैं तो उनको 15 कोड़े मारने की सज़ा उस समय दी जाती है। और तब से इस इंसिडेंट के बाद ही चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर इंसिडेंट है कि जब उनसे पूछा गया आज़ाद मतलब आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं आज़ाद। आज़ाद का मतलब होता है फ्री। फादर का नाम स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस। और रेसिडेंट क्या है आपका, जेल है। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि असहयोग आंदोलन, जो चोरी चोरा हत्याकांड होता है, तो चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते तो कई सारे बड़े बड़े लीडर हैं वो बड़े नाराज हो जाते हैं, चाहे वो मोतीलाल नेहरू हो, चित्तरंजन दास हो। और उनमें से एक होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो भी नाराज़ हो जाते हैं। वो भी गांधी जी की बातों को या उनकी फिलॉसफी या आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाते। उनका ये कहना है कि अच्छा खासा तो चल रहा था असहयोग आंदोलन, अच्छा खासा तो चल रहा था, उसको वापस लेने की क्या ज़रूरत थी, पूरा देश तो गांधी जी के समर्थन में ही था। तो अब असहयोग आंदोलन के बाद ये बहुत नाराज़ है और फिर ये ज्वाइन कर लेते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम एचआरए के नाम से जानते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो एचआरए को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एचआरए का फॉर्मेशन 1924 में किया जाता है। सचिंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रफुल्ल गांगुली, इन सब के द्वारा जो है वो एचआरए का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसके मेंबर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं। जितने लोगों के नाम मैंने बोले हैं ये सारे के सारे बहुत ही शानदार फ्रीडम फाइटर रहे हैं और बहुत कम उम्र में ही इन सभी को जो है वो वीर गति को प्राप्त होना पड़ा, वो देश के लिए शहीद हो गए। अब ऐसा नहीं था, मैं किसी पार्टी का समर्थन या अपोज में बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि कांग्रेस थी उस समय की पॉलिटिकल पार्टी थी, और चंद्रशेखर आज़ाद जी या दूसरे जो क्रांतिकारी हैं उनके जो मूवमेंट थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी इस कांग्रेस से अलग थी। तो हो सकता है कि अगर ये कांग्रेस में मेंबर होते तो इनको उतनी वैल्यू दी जाती है हमारे बुक्स में, इतिहासों में, हमारे जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है उसमें शायद हमें इन्हें को भी पढ़ने का एक अवसर डिटेल में मिलता। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी कांग्रेस से अलग थी, तो इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर थे उनके बारे में हमें बुक में ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलती है एज कंपैरिजन जो हमारे क्रांतिकारी थे। क्योंकि ये जो क्रांतिकारी थे इनको किसी पद को हासिल नहीं करना था, किसी ओहदे को हासिल नहीं करना था, कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए थी। इनका केवल एक ही एजेंडा था कि भारत को आज़ाद कराना है। इनका केवल एक ही मकसद था कि हमें भारत को किसी भी तरह आज़ाद कराना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन खत्म हो जाने के बाद, वापस ले जाने के बाद इन्होंने एचआरए को ज्वाइन कर लिया। अब एचआरए को जब ज्वाइन कर लिया है और एचआरए जो है वो एक क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम देता है। अब ऐसा कोई भी संगठन बना दिया गया है जिसके लिए अब उसे चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होगी। और फंड कैसे मिलता था, रॉबरी करके, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसकी चोरी करके, रॉबरी करके जो है वो एचआरए को फंड इकट्ठा मिलता था। तो उसी के लाइन में काकोरी ट्रेन की रॉबरी की जाती है। एक काकोरी ट्रेन होती है जो कि सहारनपुर लखनऊ जा रही होती है और उसको लूटने का यहाँ पर कार्यक्रम बनाया जाता है। उसकी एक प्लानिंग की जाती है 1925 में एचआरए के द्वारा। और इस प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी और मनमथ नाथ गुप्ता। ऐसा बताया जाता है कि मनमथ नाथ गुप्ता जी ने ही जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया था और जिसके बाद इन्होंने एचआरए को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर काकोरी कांड होता है। काकोरी में हालांकि वो ज़्यादा लूटपाट तो नहीं कर पाते, उन्हें पता होता है कि गार्ड वाला जो कोच है, जहाँ पे गार्ड है वहाँ पे पैसे हैं जो कि ट्रेजरी में जमा होने के लिए जा रहे हैं, हमें वो लूटना है। तो वो ट्रेन को पुल करके काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन को रोकते हैं और गार्ड को डरा धमका के अलग करते हैं और लगभग 8,000 रुपये वहाँ से लूटे जाते हैं। और उसके बाद ये लखनऊ जाते हैं और इनका ठिकाना सेट होता है कि हमको कहाँ कहाँ पे, मतलब ये लूट करने के बाद हमको कहाँ कहाँ पे छुपना है, कहाँ रुकना है। तो वहाँ पर ये छुप जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की बताए खास बात क्या थी। एक खास बात ये थी, अगर इनका कोई भी साथी गिरफ्तार हो जाता था, है ना, या फिर
कोई भी ये कांड करते थे, कोई भी अगर ये एक्शन करते थे, उसके बाद अपनी जगह को, अपनी सिटी को, अपनी लोकेशन को ये चेंज कर लेते थे। और रूप बदलने में, बहरूपिये जैसे हम बोलते हैं ना, रूप बदलने में बड़े माहिर थे। और यही एक रीज़न बताया जाता है कि कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आए। तो सभी लोग लखनऊ में जाके अपने अपने ठिकानों में छुप जाते हैं और यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसके बाद सभी के सभी लीडर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। केवल चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती और मुरली शर्मा, ये जो तीनों होते हैं ये भागने में सक्सेसफुल होते हैं, भाग जाते हैं। बाकी सारे बड़े बड़े लीडर जो होते हैं एचआरए के, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहौरी जी को गिल्टी पाया जाता है और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और काफ़ी सारे बड़े लीडर को काला पानी की सज़ा और लंबी आजीवन जो कारावास की सज़ा होती है जेल में, वो दे दी जाती है। लेकिन 3 बड़े लीडर जो है वो भागने में सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि एचआरए के सारे बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यहाँ पर एचआरए का अब रीनेम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम हमेशा एक क्रांतिकारी की तरह चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह जी को पढ़ते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए या भगत सिंह जी, वो कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन की बातें हो गई, उनकी फ़िलॉसफ़ी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, सोशलिस्ट की फ़िलॉसफ़ी से काफ़ी इंस्पायर थे। और वो चाहते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो तो किस तरीके से एक सोशलिस्ट नेशन हो, किस तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था भारत के अंदर हो। इसलिए इन्होंने एचआरए का नाम जो है वो एचएसआरए कर दिया, मतलब एक सोशलिस्ट वर्ड जो है वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एचआरए में जोड़ दिया। तो आज़ाद और भगत सिंह जी के द्वारा जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, जिसका नाम आज के समय में अरुण जेटली स्टेडियम है, नई दिल्ली में 1928 9 सितंबर को इस एचआरए का नाम चेंज करके एचएसआरए मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को रख दिया। इसका प्राइमरी गोल क्या था? सोशलिस्ट बेस्ड इंडिपेंडेंट इंडिया, ये इनका प्राइमरी गोल था। ऐसा नहीं है कि केवल यही इनका गोल था, इनका एक गोल ये भी था कि साइमन कमीशन 1927 में बना था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्यों आया था? 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसकी जांच करने के लिए बेसिकली साइमन कमीशन भारत आ रहा था, जिसमें 7 मेंबर थे और उन सातों मेंबर्स में से एक भी व्यक्ति इंडियन नहीं था। इसलिए पूरे भारत में जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। और पंजाब लाहौर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय जी की लाठी चार्ज के कारण इंजरी हो जाती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो लाला लाजपत राय जी की डेथ का बदला भी भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी लेना चाहते थे। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें क्लियर हुई। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो हेडक्वार्टर बनाया था एचएसआरए का, वो झांसी में बनाया था। और झांसी से 15 किलोमीटर पे दूर पे जो है वो फॉरेस्ट ऑफ ओरछा है ना। ओरछा के बारे में आपने सुना होगा। तो जो ओरछा के जंगल थे, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते थे और जो वहाँ की ट्राइब्स थी उनको ट्रेनिंग कराने का काम करते थे, शूटिंग का सिखाने का काम करते थे। बहुत ही शानदार शूटर थे, मतलब इनका निशाना बहुत ही सटीक था। इतना सटीक इनका निशाना हुआ करता था कि जब असेंबली वाला बॉम्ब केस हुआ था, जहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब फेंका था और वो भाग रहे थे, तो जो कांस्टेबल उनका पीछा कर रहा था और ऐसा बोला जाता है कि बटुकेश्वर दत्त उनके हाथ लगने ही वाले थे और उन बटुकेश्वर दत्त को बचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन कांस्टेबल पे गोली चलाई थी और इतना सटीक निशाना था कि वो गोली उनके थाइस पे लगी थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ और वो कांस्टेबल वहाँ पे मर गया था। तो बहुत ही सटीक निशाना था, क्योंकि एक ट्राइबल जो भवरा विलेज है अलीराजपुर का, वहाँ से बिलोंग करते थे, ट्राइबल के बीच में रहे हैं और धनुष बाण पे इनकी बहुत अच्छी कमांड थी, तो बहुत अच्छे शूटर थे। इसलिए तो जब इनकी डेथ हो जाती है, जब ये शहीद हो जाते हैं, तो इनकी गन को जो है एक ब्रिटिश अधिकारी अपने साथ लंदन ले जाता है और फिर बहुत यहाँ पे रिटर्न में डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो बंदूक होती है, पिस्टल होती है, उसको वापस इंडिया बुलाया जाता है और लखनऊ के म्यूजियम में चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो बंदूक थी वो आज भी रखी हुई है। तो बहुत ही सही निशानेबाज थे। तो ओरछा के जंगलों में वहाँ के जो ट्राइब्स थी उनको ऑर्गेनाइज करके निशानेबाजी सिखाया करते थे, क्योंकि इन्हें एचएसआरए को और भी ज़्यादा मजबूत करना था और स्ट्रॉन्ग करना था। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि बहरूपिया थे, भेष बदल के रहा करते थे। तो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से हनुमान टेम्पल जो कि बैंक ऑफ सतार रिवर पर था, वहाँ पर ये रहा करते थे। वहाँ के लोकल के साथ इन्होंने बहुत अच्छी पहचान बना ली थी। लोकल्स जो थे उनके साथ घुल मिल के रहते थे। वहाँ के जो बच्चे थे उनको टीचिंग कराया करते थे, पढ़ाया करते थे। इस तरीके से एकदम घुल मिल के रहते थे। कोई ये पता नहीं लगा सकता था कि ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो कि उनके बीच में रह रहे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड
मोटर गैराज में, जो कि सदर बाजार झांसी में है, वहाँ पर इन्होंने जो है वो कार को ड्राइव करना भी सीखा था। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी की जर्नी रही थी। और जैसा कि मैंने कहा कि जेपी सैंडर्स को इन्होंने मारने का प्लान भी बनाया था। ठीक है, अब भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी की तो गिरफ्तारी हो जाती है और एच एस आर्य बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। और वहाँ पर मतलब अल्फ्रेड पार्क जो है, जिसको आज हम आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड सुखदेव राज को मिलने के लिए बुलाते हैं। और सुखदेव राज और चंद्रशेखर आज़ाद जी की मीटिंग चल रही होती है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क या अल्फ्रेड पार्क में। और ये घटना होती है 27 फ़रवरी 1931 की, 27 फरवरी 1931 की ये घटना होती है, जब अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज और चंद्रशेखर आज़ाद जी की मीटिंग चल रही होती है। वहीं पे उनके एक कंपेनियन रहते हैं, उनके मतलब मूवमेंट के हिस्से में रहते हैं, जिनका नाम होता है बीरबद्र तिवारी। तो बीरबद्र तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद जी को उस पार्क में देख लेते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्हें देख लेते हैं। लेकिन अब हमारी टीम के मेंबर रहे हैं, ओल्ड कंपेनियन रहे हैं, तो इतना तो भरोसा रहता है कि भाई हमारा मकसद है देश को आज़ाद कराना, तो आप ब्रिटिशर्स को जाके हम इतला तो करोगे नहीं कि हमने इनको देखा है, वहाँ पर देखा है, वहाँ पर बैठे हैं। तो ये जो बीरभद्र तिवारी होते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद को धोखा दे देते हैं और ब्रिटिशर्स को जाके, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पुलिस को जाके बता देते हैं कि मैंने आज़ाद को देखा है, वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और तीनों तरफ से पार्क को घेर लेती है। काफ़ी यहाँ पे शूटिंग की जाती है, फायरिंग की जाती है। फायरिंग के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जी की जांघों पे जो है वो गोली लग जाती है, थाइस पे गोली लग जाती है, और वो कहते हैं सुखदेव को कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो सुखदेव राज वहाँ से स्किप हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी रह जाते हैं। तो एक पेड़ के पीछे वो बैठे हुए होते हैं और उनकी पिस्टल में एक लास्ट, जो आखिरी बंदूक की गोली होती है, तो वो नहीं चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स उन्हें पकड़े, इसलिए वो खुद को शूट कर लेते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को वो वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद बिना किसी को इत्तला किए, बिना इंडियन जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उसको इत्तला किए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो उन्हें रसूलाबाद घाट पे ले जाती है और उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार कर देती है। तो रसूलाबाद घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और जब जनता को इस बात की खबर मिलती है, तो जनता जो है वो अल्फ्रेड पार्क में इकट्ठा हो जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करती है। और अब होता क्या है, डेली डेली वहाँ पे जनता आके इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्लोगन लगाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्लोगन लगाती है। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जिस पेड़ के पीछे वो छुपे थे ना, तो उस पेड़ को काट के अलग करवा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसके बाद वहाँ की जनता ने दूसरा पेड़ वहाँ पर लगाया था उनको याद रखने के लिए, ऐसा बताया जाता है। तो 27 फ़रवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, जिसको आज हम आज़ाद पार्क के नाम से क्या जानते हैं, जो कि प्रयागराज में है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनका हमेशा से कहना था, मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। इसलिए जीते जी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ पाई। आप देख सकते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की बंदूक है, पिस्टल है, जिसको लखनऊ के म्यूज़ियम में एक अच्छे कमरे में रखा गया है। ठीक है, आइए, ये था चंद्रशेखर आज़ाद जी की बायोग्राफी, जो हमने समझी शॉर्ट में, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़े हुए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, वो सारे फैक्ट मैंने कवर कराए। अब देखते हैं आप आज़ाद जी के बारे में कितना जान पाए हैं। उनसे रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज हिज बॉडी सेंट फॉर क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी की बॉडी को कहाँ पर ले जाया गया, तो आंसर हो जाएगा रसूलबाद घाट। कहाँ पर? रसूलबाद घाट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच फॉरेस्ट बिकम अ साइट फॉर हिज शूटिंग प्रैक्टिस। तो इनकी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए कौन सा फॉरेस्ट इनकी साइट बना था? तो झांसी से 15 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट ऑफ ओरछा, ओरछा के जंगल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ ओल्ड वॉज ही वेन ही ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन को जब इन्होंने ज्वाइन करा था, तब इनकी उम्र महज कितने साल थी? तो मात्र 15 साल के थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज ही बॉर्न। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जैसा कि मैंने बताया, भवरा विलेज में, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हेन वॉज ही बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती जो है वो 23 जुलाई को मनाई जाती है। 1906 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी डी जो है, 23 जुलाई 1906 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
व्हेन डिड ही डाई, इनका निधन कब हुआ, ये वीर गति को कब प्राप्त हुए, शहीद कब हुए। 4 डेट आपकी स्क्रीन पर है, जो भी आपको सही लगता है वो आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। हैप्पी दिवाली टू ऑल।